आदरणीय विधायक जी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दीनानाथ त्रिपाठी जी, महामंत्री श्री मनोज कुमार सिंह जी, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी जी, महामंत्री प्रदीप कुमार पांडे जी व समस्त अधिवक्तागण, आप सभी का चरण वंदन कर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हिंदुस्तान में लागू लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका को यदि सबसे मजबूत स्तंभ माना जाए तो ऐसा मेरा मानना है कि एक एक अधिवक्ता उस स्तंभ को मजबूत करने के लिए एक एक सोने की ईंट से कम बिल्कुल नहीं है। और यह बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं स्वयं अभी सोने की ईंट ना सही, कंकड़ पत्थर की ही सही, कच्ची ईंट ही सही, इसी दिशा में अग्रसर हूं और आप सबका आशीर्वाद रहा तो सोने की ईंट बन के जरूर दिखाऊंगा। आदरणीय महामंत्री जी ने मेरे परिचय के साथ गोंडा के इतिहास को जोड़ते हुए कहा, सच पूछिए तो मैं उतना हकदार नहीं था जितना आदरणीय मंत्री जी ने मुझे सम्मान दिया। पलटकर हम जब पीछे जाते हैं, आदरणीय सांसद जी अपने हर कार्यक्रम में एक लाइन दोहराया करते हैं कि हम कौन थे, क्या हैं और क्या हो गए। इस बात की समीक्षा यदि हम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हम यही ही नहीं जान पाते हैं कि हम कौन थे, क्या हैं और क्या होने वाले हैं। गोंडा जनपद के इतिहास के संबंध में मैंने 2 पुस्तकें लिखी थी। लॉकडाउन के समय में ही खाली समय था तो उसी में कंप्लीट की थी। और जिस तरह से मैंने आदरणीय मंत्री जी और अध्यक्ष जी को देकर गया था, उसके बाद अधिवक्ता बंधुओं के जो फ़ोन आए और जिस तरह से उसकी सराहना हुई तो मेरा तो बहुत उत्साहवर्धन हुआ। और इस उत्साहवर्धन का ही पारितोषिक है कि मैंने ये तय किया है कि इसको मैं लगातार प्रिंट कराऊंगा और इसको बांटता रहूंगा जिससे एक क्रम चलता रहे। गोंडा के इतिहास के संबंध में एक प्रसंग आप सभी को बताना चाहूँगा, जिसके साक्षी माननीय विधायक जी स्वयं हैं। 2019 चुनावों के ठीक पहले, यही कोई 25 सितंबर 2019, स्थान गवर्नमेंट बालिका इंटर कॉलेज गोंडा, एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान माननीय विधायक जी भी बैठे हुए थे, जिलाधिकारी महोदय श्री नितिन बंसल जी बैठे हुए थे, मुख्य विकास अधिकारी थे, मैं भी था। वहाँ पर एक चर्चा चली कि एनआईसी हेड वहाँ पर है और किसी व्यक्ति ने ये कहा कि हमारे एनआईसी पर गोंडा जनपद का जो मुख पृष्ठ है, जो वेब पेज है, उस पर कोई फोटो नहीं है, जबकि बाकी जनपद के एनआईसी के जो मुख पृष्ठ हैं उस पर उस जिले की पहचान से जुड़े दार्शनिक स्थल, महापुरुष या हर किसी का जिक्र है। जिलाधिकारी महोदय ने संभवतः हम ही लोगों की ओर देखते हुए, माननीय विधायक जी की ओर देखते हुए, मेरी ओर देखते हुए ये कहा कि मैं किसकी फोटो लगाऊं, आइडेंटिटी क्या है। यकीन मानिए मैंने तुरंत ही, मेरा अल्प ज्ञान था और इस जवाब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने राजा देवीभक्त सिंह का नाम लिया कि वो लक्ष्मीबाई, राणा बेनी माधव, कुंवर सिंह इस श्रेणी के थे, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने मुझसे साक्ष्य भी मांगे। और यह कुंठा मेरी बनी ही रह गई कि मैं उनको उस समय यह साक्ष्य नहीं दे पाया। इसी कुंठा के साथ मैंने यह तय किया कि मैं गोंडा के इतिहास लेखन पर छोटा सा प्रयास जरूर करूंगा। इसी इतिहास के साथ कुछ पुस्तकें डॉक्टर जगदेव सिंह या और भी जो स्थानीय साहित्यकार थे उनकी बटोरी, गजेटियर निकाला, मुहाफिज खाने से
कुछ पुराने रिकॉर्ड निकाले तो यकीन मानिए उसमें ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले कि जिससे गोंडा जनपद के एक एक आदमी का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। हम सनातन धर्मी हैं। हिंदू विचारधारा या हिंदुस्तान के लोग जो मूल हैं वो हिंदू हैं। हमारी सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो और उस समय के जो साहित्य हैं, उस साहित्य में अगर गोंडा जनपद ने अपना स्थान बनाया है तो आप जिलाधिकारी महोदय यह कहने का हक नहीं रखते हैं कि इस क्षेत्र की पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है, किसकी फोटो लगाऊं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। महाभारत के शल्य पर्व में महर्षि उद्दालक के सरस्वती के आह्वान पर धरती फाड़ के जो सरिता स्फुटित हुई उसे ही मनोरमा नदी कहा गया और यह आपके जनपद में ही स्थित है। प्रमाणिक भी है तिर्रे मनोरमा का मंदिर, जिसका जिक्र महाभारत के शल्य पर्व में है। सनातन धर्म में सबसे पहले वैष्णव शक्ति की उपासना या शिव गणेश किसी भी ईश्वर के पूर्व शक्ति की उपासना हुई। और जब आदि शक्ति का जिक्र आता है तो उस स्तुति में वाराही देवी का जिक्र आता है। इस बात के साक्षी आप सभी हैं कि वाराही देवी का मंदिर कहां पर है। शुकर खेत में स्थित 12 अवतार पराशर मुनि, ज्योतिष शास्त्र के यदि 0 पॉइंट कहा जाए तो पराशर मुनि आप ही के जनपद के थे। च्यवन मुनि का आश्रम मनोरमा नदी के तट पर था। और इतने सब साक्ष्य होने के बावजूद यदि ये कहा जाए कि गोंडा जनपद की पहचान क्या है तो ये हमारे आपके लिए सम से ज़्यादा कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया में योग सूत्र के नाम पर धूम मचाने वाले बाबा रामदेव जिस साहित्य को चला रहे हैं वो साहित्य आप ही के जनपद के में जन्मे महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ है। परिवार की कल्पना कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, इस बात की संरचना श्वेतकेतु ने की। और श्वेतकेतु का आश्रम मनोरमा नदी के तट पर तिर्रे मनोरमा के पास था। आप सब जानते हैं कि मनोरमा नदी का उद्गम और उसका विलय अधिकतम 30 से 35 किलोमीटर ही है और उसका 90% हिस्सा गोंडा जनपद में आता है। इस बात के साक्ष्य हैं कि श्वेतकेतु का जन्म कहाँ हुआ और उनका आश्रम कहाँ पर था। महान विदुषी महिला जिसने ये घोषणा की कि शास्त्रार्थ में जो पुरुष उसे हरा देगा वह उसी से विवाह करेगी। गोंडा जनपद में जन्मे श्वेतकेतु ने उसको हराकर उससे विवाह किया और अपने बौद्धिक क्षमता का और गोंडा जनपद की मिट्टी का परिचय दिया। लंबे कालखंड के बाद ईसा पूर्व 300-400 ईसा पूर्व पहला आक्रमणकारी डेमेट्रियस आया। डेमेट्रियस सिंध और पंजाब तक ही आ पाया। उसके बाद उसका सेनापति दोबारा से तैयार हुआ और उस समय देश की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी और पुष्यमित्र शुंग यहाँ के शासक हुआ करते थे। आचार्य पतंजलि ने उनको राजस्व यज्ञ कराया था। चक्रवर्ती की उपाधि मिली थी। पूरे आर्यावर्त में पुष्यमित्र शुंग का शासन था। डेमेट्रियस का सेनापति मिनांडर अयोध्या तक आया। पूरा यूरोप कब्जा करता हुआ अयोध्या तक आया और यहीं पर मारा गया। इस देश का सबसे कड़ा प्रशासक औरंगजेब लगान वसूली के लिए जब आपकी मिट्टी पर आया तो उसके नाजिम का सर कलम कर दिया गया। उसके बाद शाही फौजें इकट्ठा हुई, गोंडा घेरा गया।
और यहाँ के लोगों को लगा कि अब पिक्चर ख़त्म है। ऐसे में आदरणीय विधायक जी मुन्ना भैया, उनके पूर्वजों में से संत सहजौन, जिन्होंने आम जनमानस को जगाकर औरंगजेब की सेना को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, ऐसा जनपद रहा है आपका। और इस जनपद के लिए अगर ये कहा जा रहा है कि आइडेंटिटी क्या है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। बात करिए मुगल समय की, अंग्रेजों के समय की। अंग्रेजी शासन में यह मेरा दावा है कि पूरे देश के भीतर में जो विद्रोह हुआ 1857 का, जितने समय गोंडा जनपद में विद्रोह की ज्वाला भड़की रही, पूरे देश के किसी भी हिस्से में नहीं थी। 7 फरवरी 1856 को नवाब साहब को कैद कर लिया गया और उनको बंगाल भेज दिया गया। यह गोंडा जनपद के राजा ही थे जिन्होंने अवध के सभी तालुकेदारों को इकट्ठा किया, लखनऊ गए, रेजिडेंसी घेरी, और सर हेनरी लॉरेंस, जिसने नवाब साहब को हटाकर गद्दी पाई थी, उसको रेजिडेंसी में मार डाला गया। पुनः 8 महीनों के बाद जब अंग्रेज वहाँ पर काबिज हुए और बागियों की सूची बनी, तो उस सूची में यह सुनकर आपका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा कि गोंडा जनपद के राजा देवीबख्श सिंह का नाम उस सूची में सबसे ऊपर था। गोंडा नगर से जस्ट 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर के भीतर ही एक गांव पड़ता है सरैया। सरैया में एक मजरा है कप्तानपुरवा। कप्तानपुरवा क्यों है ये किसी को नहीं पता। सभी लोग कहते हैं कहाँ जाना है, कप्तानपुरवा। ये बात मैंने गजेटियर से उठाई कि कप्तानपुरवा में एक कैप्टन गजोधर पांडे थे, जो बेगम हजरत महल के लिए पत्रवाहक का काम करते थे, जिन्होंने घाघरा पार की रियासतों को एकजुट करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाया था। राजा देवीबख्श सिंह के अभिन्न साथी थे, जिनका एनकाउंटर लमती लोलपुर की लड़ाई के बाद वो भागे, उनके पीछे अंग्रेजों की टुकड़ी आई। रामापुर ब्लॉक में एक बुढ़िया के घर पे छिपे थे और उस समय अंग्रेजों ने एक घोषणा कर रखी थी कि जो भी बागियों को पकड़वाएगा उनको इनाम दिया जाएगा। तो लालच में मुखबिरी हुई, चारों तरफ से अंग्रेजों ने उनको घेर लिया और उनका एनकाउंटर कर दिया गया। उसी कैप्टन गजोधर पांडे के नाम से उस गांव का नाम आज भी कप्तानपुरवा कहा जाता है। लेकिन गांव के किसी भी बच्चे को ये नहीं पता कि गांव का नाम कप्तानपुरवा कैसे है। मेरा दावा है कि इस मिट्टी के कण-कण में इतिहास भरा है, और अगर ये क्रम कहीं से टूटा है तो यह समीक्षा करने से ही होगा कि हम कौन थे, क्या हैं और क्या होते जा रहे हैं। यह अनुरोध मैं इस मंच पर, इस सभा में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि समाज की सबसे अग्रिम पंक्ति में अधिवक्ता ही खड़ा है। इस समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग अधिवक्ता ही है, और मैं इस समाज का अनुज हूँ और सबसे छोटा हूँ। इसमें आप सभी इस जिले की शक्ल को बदलने के लिए, इस जिले की आइडेंटिटी को बदलने के लिए जो इस गोष्ठी से निकाल पाएँ, जो भी सुझाव दे पाएँ या जो कुछ भी कर पाएँ वह करिए, क्योंकि यह हमारी पहचान से जुड़ा है। आने वाली नस्लों को ये ना कहा जाए, इसको मैं इस हिसाब से कहता हूँ कि अभी कल ही इस विषय पर माननीय विधायक जी ही कह रहे थे, जब कभी लखनऊ का जिक्र आता है तो लखनऊ की शक्ल हमारे जहन में क्या होती है? ऊंची ऊंची इमारतें, रेजिडेंसी, भूल भुलैया, रूमी दरवाज़ा, नवाब साहब, बेगम। जब कभी झांसी का जिक्र होता है तो आप ये कह सकते हैं कि झांसी की रानी को झांसी से अलग कर ही नहीं सकते। जब कभी अयोध्या का जिक्र होता है तो राम मंदिर का जिक्र होगा, जब कभी बनारस का जिक्र होगा तो काशी विश्वनाथ का जिक्र होगा। अब यह सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ
कि जब कभी गोंडा का जिक्र होगा तो किसका जिक्र होगा? आचार्य पतंजलि, महाकवि घाघ, पराशर मुनि, च्यवन मुनि, गोस्वामी तुलसीदास, आदम गोंडवी, राजा देवी भक्त सिंह, किसका जिक्र होगा? इस देश के महापुरुषों में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ऐसा कौन सा शख्स है जिसके बराबर के हकदार इसमें से जितने भी नाम हमने लिए वो नहीं है। अगर सनातन धर्मियों के मूल में हमारी व्यवस्था थी, हमारी मिट्टी थी, हमारी मिट्टी में जन्मे लोग थे, तो हम खो कैसे गए? शायद इसलिए क्योंकि हमने अपने पुरखों को याद ही नहीं रखा। और यह किसी विद्वान व्यक्ति ने ही कहा है कि जो समाज अपने पुरखों को भुला देता है वो अंधकार की ओर चला जाता है। शायद इसीलिए हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। आज की परिस्थिति में आदरणीय विधायक जी इस दिशा में लगातार अग्रसर हैं। माननीय विधायक जी के अटूट प्रेम और उत्साहवर्धन से ही मैंने 2 पुस्तकें और माननीय विधायक जी के ही सहयोग से उसकी 1-1 हज़ार प्रतियां मैंने निःशुल्क बांटी भी। ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने उसकी सराहना की, जिन्होंने यह भी पूछा कि इसका मूल्य क्या है। आप में से अधिकांश लोगों को मिली होगी। आप में से भी किसी ने पूछा कि मूल्य क्या है। मैंने उनसे कहा कि इसका मूल्य कोई पैसे नहीं है, इसका मूल्य यह है कि आप इसे पढ़िए और इसको प्रचारित करिए, क्योंकि यह विषय हमारी पहचान से जुड़ा है। माननीय विधायक जी लगातार इस शहर की शक्ल को बदलने का काम कर रहे हैं। 2-4 साल पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा कि मंडल मुख्यालय की सड़क किसी प्रधानमंत्री रोड की तरह ही थी। चौड़ी सड़कें और उस पर लगे लैंप आपको किसी महानगर की एंट्री तो बताते ही हैं, ऐसा मेरा मानना है। या आप ही दिल पर हाथ रख के कहिए इस शहर की शक्ल कुछ बदली है कि नहीं। माननीय विधायक जी के प्रयास से मेडिकल कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी, ये 2 आयाम हैं जिसे इस जनपद ने हासिल किया है। आशा है कि बहुत जल्दी एक विश्वविद्यालय इस जनपद को और इस जनपद के लोगों को मिलने वाला है। जैसा मैंने कहा कि इस जनपद की शक्ल बदलने का प्रयास कोई एक व्यक्ति संभव ही नहीं। जब तक हम सभी आपस में मिलकर इस शहर की पहचान नहीं बदलेंगे, इस जनपद की पहचान नहीं बदलेंगे, तब तक यह संभव नहीं है। और गैप काफ़ी हो चुका है। गैप इतना हो चुका है कि कभी हम व्यवस्था चलाते थे, कभी हमारे यहाँ के वे विद्वान राजसूय यज्ञ कराते थे, जिन्होंने परिवार की संरचना की, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की, उन्हीं के वंशज आज गायब होते जा रहे हैं। और जब कभी आज की परिस्थिति में किसी मेट्रो सिटी में नाम लीजिए गोंडा, तो यह कहने में मुझे तनिक सा भी डर नहीं है कि हमारी पहचान क्या बताई जाती है। आप सब इस बात के साक्षी हैं। कहीं ना कहीं तो इस बात की उपेक्षा आपने झेली ही होगी। हमें भी इस बात का हक है कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे महापुरुषों पर गर्व करे। हमारे महापुरुषों को शिक्षा नीति में शामिल क्यों नहीं किया गया? यदि शामिल किया गया तो उसका क्रेडिट गोंडा जनपद को क्यों नहीं मिला? क्या मैं अपने महापुरुषों पर गर्व करके अपने व्यक्तित्व निर्माण को और अधिक सुंदर नहीं बना सकता था? या आपकी आने वाली पीढ़ी को इस बात का हक नहीं है? इस बात का फैसला आप ही करिए। इतने ही शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।